Civil's Fundamentals. Building strong minds with stronger fundamentals. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसकी अनुसूचियां मतलब शेड्यूल्स। नमस्ते। हाँ, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर लोगों को इसमें थोड़ी उलझन होती है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इस रिश्ते को संविधान और अनुसूचियों के बीच के संबंध को समझाते हैं। और एक जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि संविधान तो अनुसूचियों के बिना भी टिक सकता है, रह सकता है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से। पर अनुसूचियां वो संविधान के बिना बिल्कुल अर्थहीन हैं, मीनिंगलेस हैं। एकदम सही। तो आज का हमारा लक्ष्य है कि इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान बनाएं और साथ ही वो जो 12 अनुसूचियां हैं उन्हें याद रखने का एक मजेदार तरीका टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम उसे भी समझें। हाँ, वो निमोने काफी मदद करता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, ये अनुसूचियां, ये शेड्यूल्स आखिर हैं क्या? मतलब संविधान का ही हिस्सा है पर थोड़ी अलग सी क्यों है? हाँ, देखिए, अनुसूची को आप ऐसे समझ सकती हैं कि वो संविधान की एक तरह की परिशिष्ट है, अपेंडिक्स जिसे कहते हैं, या एनेक्स। अच्छा, जैसे किताब के आखिर में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होती है। बिल्कुल, इनमें वो अतिरिक्त जानकारी या कोई लिस्ट्स हो गई, सूचियां या आंकड़े, डेटा होते हैं जो संविधान के जो मुख्य भाग हैं ना, जो आर्टिकल्स हैं, उनको स्पष्ट करते हैं या उन्हें लागू करने में मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं बेसिकली। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकती हैं जैसे? हाँ बिल्कुल, जैसे पहली अनुसूची है फर्स्ट शेड्यूल, उसमें भारत के जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज, उनके नाम दिए गए हैं, उनके क्षेत्र बताए गए हैं। ओके। या फिर 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल को देख लीजिए, उसमें हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है। तो ये ऐसा हुआ कि जैसे कोई मेन टेक्स्ट बुक है यानी संविधान, और ये अनुसूचियां उसके आखिर में दिए गए सप्लीमेंट्री नोट्स या मैप्स जैसी हैं। हाँ, काफी हद तक आप ऐसा कह सकती हैं। किताब तो नोट्स के बिना भी पढ़ी जा सकती है, समझी जा सकती है। हाँ। लेकिन वो नोट्स या लिस्ट बिना किताब के उनका क्या मतलब? उनका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं रहेगा। यही है वो कोर कॉन्सेप्ट कि संविधान तो अनुसूचियों के बिना रह सकता है। मतलब थ्योरेटिकली ऐसा हो सकता था। हाँ बिल्कुल। संविधान बनाने वाले चाहते तो हर एक डिटेल, हर राज्य का नाम, हर अधिकारी की शपथ का क्या प्रारूप होगा, कौन सी भाषाएं होंगी, सब कुछ मुख्य अनुच्छेदों, आर्टिकल्स में ही डाल सकते थे। पर फिर तो संविधान बहुत भारी भरकम हो जाता शायद। हाँ, बहुत ज्यादा लंबा, बोझिल, बल्कि जिसे कहते हैं, और बहुत जटिल, कॉम्प्लेक्स भी हो जाता। जरा सोचिए, हर छोटे बदलाव के लिए कितना मुश्किल होता उसे बदलना, और शायद संशोधन करना, अमेंड करना, वो भी एक बड़ी चुनौती बन जाता। निश्चित रूप से। अनुसूचियों का एक बहुत बड़ा फायदा यही है, ये संविधान को ज्यादा लचीला, फ्लेक्सिबल बनाती हैं। कई अहम चीजें जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर्स, या जो बड़े संवैधानिक पद हैं उनके वेतन भत्ते, सैलरीज, शपथ के प्रारूप, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन, ये सब डिटेल्स अनुसूचियों में डाल दी गई ताकि जरूरत पड़ने पर इनमें बदलाव करना आसान हो। जी, इससे संविधान का जो मूल ढांचा है वो स्थिर रहता है और जो जरूरी व्यवहारिक बदलाव है वो भी किए जा सकते हैं, अक्सर मुख्य संविधान संशोधन की लंबी प्रक्रिया के बिना भी। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि संविधान इनके बिना क्यों रह सकता है। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि अनुसूचियां संविधान के बिना क्यों नहीं रह सकती, क्यों वो अर्थहीन है? क्योंकि अनुसूचियां, जैसा मैंने कहा, वो सबऑर्डिनेट हैं। वो अपना वजूद, अपनी शक्ति, अपना अधिकार, अथॉरिटी, वो सब सीधे संविधान से ही लेती हैं। अच्छा। उनका अपना कोई स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट कानूनी आधार नहीं है। वो संविधान के किसी न किसी आर्टिकल से जुड़ी होती हैं और उसी के संदर्भ में मायने रखती हैं। कोई उदाहरण इसका? हाँ, जैसे 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, जिनमें बताया गया है कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप संविधान से अनुच्छेद 246, आर्टिकल 246 हटा दें, जो इन लेजिस्लेटिव पावर्स को परिभाषित करता है, तो फिर 7वीं अनुसूची में दी गई लिस्ट्स का क्या मतलब रह जाएगा? कुछ नहीं, वो तो बस एक लिस्ट रह जाएगी बिना किसी पावर के। एग्जैक्टली, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होंगी। शक्ति तो उन्हें आर्टिकल 246 से मिल रही है। इसलिए अनुसूची बिना संविधान के अर्थहीन है। संविधान ही सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। बिल्कुल। तो स्वतंत्र अस्तित्व किसका है?
संविधान का, अनुसूची का नहीं। सही। और बाध्यकारी शक्ति, बाइंडिंग पावर, संविधान की है सर्वोच्च। अनुसूची की शक्ति संविधान के रेफरेंस में ही है। ये एकदम स्पष्ट हो गया। अब आते हैं उस मजेदार हिस्से पर। इन 12 अनुसूचियों को याद रखने का तरीका, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये तो बहुत सुना है, चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, ये वाकई बहुत उपयोगी निमोनिक्स है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हर अक्षर एक अनुसूची को दर्शाता है। तो शुरू करते हैं टी से। TEARS। पहला टी। टी है पहली अनुसूची के लिए टेरिटरीज, यानी राज्य क्षेत्र। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं शामिल हैं। अच्छा, जैसे जब कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य का पुनर्गठन होता है तो इसमें बदलाव होता है। बिल्कुल। जैसे 2014 में तेलंगाना बना या 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बने, तो पहली अनुसूची को अपडेट किया गया। ओके। टी के बाद ई। ई है दूसरी अनुसूची, एमोल्यूमेंट्स, यानी परिलब्धियां, या आप कह सकती हैं वेतन और भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेस। किसके वेतन? इसमें जो प्रमुख संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जजेस, CAG, इन सब के वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों का उल्लेख है। अच्छा, तो ये सारे महत्वपूर्ण पदों के एमोल्यूमेंट्स इसमें हैं। अगला अक्षर ए। ए है तीसरी अनुसूची, एफर्मेशंस एंड ओड्स, यानी शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। इसमें किस किस की शपथ है? इसमें केंद्रीय मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स, संसद के सदस्य, MPs, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, CAG, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, इन सब के द्वारा ली जाने वाली पद और गोपनीयता की शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। यानी जो शपथ ग्रहण समारोह हम देखते हैं उसका टेक्स्ट यहाँ से आता है। हाँ, उसका जो निर्धारित प्रारूप है, फॉर्मेट, वो इसी अनुसूची में है। दिलचस्प। TEA अब आर। आर है चौथी अनुसूची, राज्यसभा सीट्स, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन। मतलब किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे? जी हाँ, हर राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, ये चौथी अनुसूची तय करती है। जनसंख्या के आधार पर होता है ये मुख्यतः। जैसे उत्तर प्रदेश की सीटें सबसे ज्यादा हैं। बिल्कुल। TEARS। अगला एस। एस है पांचवी अनुसूची, शेड्यूल्ड एरियाज, यानी अनुसूचित क्षेत्र। ये क्या है? ये भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है। इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष प्रावधान है। अच्छा, आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए। हाँ, उनके अधिकारों और संस्कृति की सुरक्षा के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है। ओके। एस के बाद है ओ। TEARS। तो ओ। ये ओ है छठी अनुसूची के लिए, अदर शेड्यूल्ड एरियाज, यानी अन्य अनुसूचित क्षेत्र। अन्य मतलब पांचवी से अलग। हाँ, इसमें वो 4 उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं जिन्हें पांचवी अनुसूची से बाहर रखा गया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM याद रख सकते हैं। अच्छा, AMTM। इनके लिए अलग क्यों? इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों, ट्राइबल एरियाज के प्रशासन के लिए और भी ज्यादा स्वायत्ता दी गई है। यहाँ स्वायत्त जिला परिषदों, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ADCs का गठन किया जाता है, जिनके पास काफी विधायी और न्यायिक शक्तियां होती हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। TEARSO। अब F, ओल्ड PM का F। F है 7वीं अनुसूची, फेडरल स्ट्रक्चर, यानी संघीय ढांचा। ये शायद सबसे ज्यादा चर्चित अनुसूचियों में से एक है। हाँ, इसमें शक्तियों का विभाजन है, डिवीजन ऑफ पावर्स। बिल्कुल। इसमें 3 लिस्ट्स हैं। लिस्ट 1 संघ सूची, यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य। चिल लैंग्वेजेस, यानी आधिकारिक भाषाएं। इसमें कितनी भाषाएं हैं? अभी इसमें 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान ने आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। जब संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाएं थीं। बाद में संशोधनों के जरिए और भाषाएं जोड़ी गईं। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब बाद में जुड़े। जी हाँ। FO अब L, ओल्ड का L।
एल है 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार। ये मूल संविधान में नहीं थी। इसे पहले ही संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के जरिए जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से जुड़े कानूनों को अदालत में चुनौती दिए जाने से बचाना, मतलब उन्हें न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर रखना। पर क्या ये अभी भी पूरी तरह इम्यून है? नहीं। आईआर कोहिलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस की तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की समीक्षा हो सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर या मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। अच्छा, तो अब वो पूरी तरह से कवच नहीं रहा। एल के बाद डी, OLPM का डी है 10वीं अनुसूची डिफेक्शन यानी दल बदल। इसे भी बाद में जोड़ा गया 52वें संशोधन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के जरिए। ये तो दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, वही। ये सांसदों और विधायकों को कुछ शर्तों के तहत एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोकता है या पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना था। इस पर तो काफी बहस भी होती रहती है। ये हाँ, इसके प्रावधानों और स्पीकर के रोल को लेकर अक्सर चर्चा होती है। डी के बाद पी, OLPM का पी है 11वीं अनुसूची पंचायत। इसे 73वें संशोधन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। बिल्कुल। इसमें पंचायतों को दी जाने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें कुल 29 विषय हैं जिन पर पंचायतें काम कर सकती हैं, जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, सड़कें, पीने का पानी आदि। ये तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए था। हाँ, सत्ता के विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में ये एक बड़ा कदम था। और आखिरी अक्षर एम, PM का एम है 12वीं अनुसूची म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाएं। इसे 11वीं अनुसूची के साथ ही 74वें संशोधन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा जोड़ा गया। ये शहरी स्थानीय निकायों के लिए है। जी, जैसे 11वीं पंचायतों के लिए है, वैसे 12वीं नगर पालिकाओं के लिए है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के कार्यों और जिम्मेदारियों से जुड़े 18 विषय दिए गए हैं, जैसे शहरी नियोजन, सड़कें, जलापूर्ति, साफ सफाई आदि। वाह, तो ये है पूरा टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। T टेरिटरीज, E इमोल्यूमेंट्स, A affirmations, oaths, R राज्यसभा सीट्स, S scheduled areas, O other scheduled areas, AMTM, F federal structure, lists, O official languages, L land reforms, D defection, P panchayats, M municipalities। एकदम सही। इस मेमोनिक से 12 अनुसूचियां क्रम से याद रखना बहुत आसान हो जाता है। वाकई कमाल का तरीका है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो मुख्य बात यह है कि अनुसूचियां संविधान का बहुत जरूरी हिस्सा है। वो उसे व्यवस्थित बनाती हैं, ज्यादा व्यावहारिक, प्रैक्टिकल बनाती हैं और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी भी देती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन और ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो पूरी तरह से संविधान पर निर्भर है। उनका अपना कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है। संविधान ही वो नींव है जिस पर ये टिकी है। संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीम। आपने शुरू में कहा था कि लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। मुझे लगता है इस चर्चा से ये कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हुआ होगा। उम्मीद तो यही है। आप इसे ऐसे भी देख सकती हैं जैसे मैंने पहले कहा था, संविधान वो पेड़ है, जड़ और तना। अनुसूचियां उसकी शाखाएं और पत्तियां हैं। शाखाएं और पत्तियां पेड़ को घना बनाती हैं, फलने फूलने में मदद करती हैं, लेकिन उनका आधार तो वही जड़ और तना ही है। बहुत बढ़िया उपमा है ये। और ये अंत में एक सवाल भी खड़ा करता है, जैसे जैसे भारत बदल रहा है, विकसित हो रहा है, क्या हमें भविष्य में संविधान की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए और अनुसूचियों की जरूरत पड़ेगी? ये एक विचारणीय प्रश्न है। हो सकता है नई अनुसूचियां आएं, या ये भी हो सकता है कि जो मौजूदा अनुसूचियां हैं उनका दायरा, उनका स्कोप और कंटेंट, उसी में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएं। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। ये भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल। खैर, आज इस बेहद जानकारीपूर्ण और गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे यकीन है कि सुनने वालों को भी संविधान और अनुसूचियों का ये रिश्ता बेहतर ढंग से समझ आया होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। धन्यवाद।